नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तलवार का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इन चार में से कौन तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तो तलवार के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? देखिए, असी तलवार का पर्यायवाची होता है, खंजर तलवार का पर्यायवाची होता है, इसके अलावा कृपाण, ठीक है, फिर शमशीर भी तलवार का पर्यायवाची होता है, चंद्रहास भी तलवार का पर्यायवाची होता है, और करवाल भी तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन जो विकल्प सी में दिया हुआ है तुरंग, ये तलवार का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची होता है। तो हम कह सकते हैं तुरंग तलवार का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। अश्रु, बताइए आप लोग, अश्रु का विलोम क्या होता है? तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लिखा है पीड़ा। तो पीड़ा का विलोम क्या होता है? तो पीड़ा का विलोम होता है आनंद, होता है ना। इसके अलावा प्रेम का विलोम घृणा होता है, और अश्रु का विलोम होता है हास। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा? विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाक्य, यदि अध्यापक आते तो बच्चे पढ़ते, निम्न में से किस काल का उदाहरण है? ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें, देखिए, भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे मैं कहूं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब भूतकाल की घटना क्या है, वर्तमान की जो घटना है उस पर निर्भर हो रहा है। तो ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल में। देखिए, यदि अध्यापक आते तो बच्चे पढ़ते, अब आए नहीं हैं तो बच्चे कहां से पढ़ लेंगे, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल एक और बता चुका हूं आपको। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह, चिन्हों का आपको मालूम होना चाहिए। अर्धविराम क्या होता है, अल्पविराम क्या होता है, योजक चिन्ह क्या होता है, विस्मयादि बोधक क्या होता है। तो विस्मयादि जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देखिए, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, यहाँ पर आप देखिए ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विकल्प ए में दिया हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग भी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो मतलब क्या है? उसे कहा जाएगा आकिंचन, आकिंचन, है ना। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का क्या अर्थ है? अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, तो इसका अर्थ है कोई भी काम अपने अपने नियम कायदे से ना करना, है ना। मतलब अलग अलग मत है सभी के, है ना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो यहाँ पर देखिए विकल्प सी में लिखा हुआ है कोई काम नियम कायदे से ना करना, है ना। सभी अलग अलग जा रहे हैं।
तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त व्यंजन छ निम्न में से कौन से दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। देखिए वर्षों नहीं है, वर्णों है ना, इसको सुधार लेना। बताइए आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें इन दोनों से मिलकर बनेगा सिरा, सॉरी देखिए, अरे जैसे यहाँ पर देखें सिरा बनेगा इन दोनों से मिलके, ता प्लस रा से बनेगा तिरा बनेगा, यहाँ पर बनेगा गया, और का और सा से बनेगा क्या बनेगा, छा बनेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छा किससे बनेगा, विकल्प डी से, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से बताइए कौन सा अलंकार है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे। उसमें योजक शब्द आपको देखना है ना, सम, है ना, बताया हुआ था ना मैंने, आपको याद नहीं है। देखिए उसमें क्या देखना है आपको, नोट कर लीजिए, सम, सरस, है ना, सा, सी, से। इस तरह से जो वाचक शब्द हैं जब आपको मिलते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है ना। इसमें क्या होता है, तुलना होती है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। देखिए पहेली सा जीवन है व्यस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, स्रोत का शुद्ध रूप ए होगा। ठीक है, जैसा विकल्प बी में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। बताइए आप लोग दिन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो देखिए दिन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे दिवा होता है ना, याम होता है, दिवस होता है ना, अहन होता है, बासर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विकल्प बी में कहा गया है, देखिए दिवस, वासर और अहन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए तत्सम और तद्भव, तत्सम क्या होता है, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पत्ता लिखा हुआ है ये क्या है, ये तद्भव है ना। देखिए पतन, पक्षी और पक्ष, ये तीनों क्या है, तत्सम, लेकिन जो पत्ता है ये क्या है, ये तद्भव है ना। और पत्ता का तत्सम क्या होगा, पत्र होगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो पत्ता है तद्भव है, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कसौटी कौन से प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, क्या आपको मालूम है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रत्यय पीछे और उपसर्ग आगे, तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। तो बताइए कसौटी में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा कस प्लस ओटी, है ना, कस प्लस ओटी। तो कौन सा प्रत्यय होगा, कसौटी में ओटी। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुहावरा हाथ को हाथ ना सूझना इसका क्या अर्थ है? हाथ को हाथ ना सूझना मतलब क्या है? बहुत घना अंधेरा होना। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है? देखिए यदि आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। देखिए एक कौन से शब्द हैं? विदेशज हैं, है ना? ये हमारे यहाँ के नहीं है बल्कि कैसे हैं? विदेशज हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। जलहीन में कौन सा तत्पुरुष समास है? देखिए हमें मालूम है तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। आपको मालूम है क्या? देखिए जलहीन का सामासिक विग्रह क्या होगा? जल से हीन, ये होगा इसका सामासिक विग्रह। तो यहाँ पर देखिए जल से हीन मतलब क्या है? अलग अलग होने का भाव हो रहा है ना? तो यहाँ पर जब अलगाव का बोध हो रहा है तो अलगाव के बोध के लिए क्या है? अपादान तत्पुरुष होगा, है ना? विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। जैसे मैं कहूं गुणहीन, मतलब गुणहीन का मतलब क्या है? गुण से हीन मतलब अलग होने का जहां पर भाव होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जल पिपासु ऑप्शन जरा सोच समझ के पढ़ना क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे से लगेंगे आपको, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा विकल्प बी के साथ, जल को पीने की इच्छा रखने वाला जिसे कहा जाएगा जल पिपासु। ठीक, जल पिपासु में कौन सा समास होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शोक बिकल एब रोवहि रानी रूप सीलू बल तेज बखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमितल बारहि वारा। बताइए उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर बिलाप की बात हो रही है ना? रोने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए हास्य रस तो नहीं होगी, ना घृणा की बात होगी, है ना? बल्कि यहाँ पर क्या है? शोक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ण रस होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न लिंग वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए भिन्न लिंग कौन सा है इन चार में से? मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी। पुल्लिंग में क्या देखना है आपको? होता है, और स्त्रीलिंग में होती है। यदि होता है आता है तो पुल्लिंग होगा, यदि होती ही आता है तो स्त्रीलिंग हो। जैसे मैं आपसे कहूं प्राणी होता है कि प्राणी होती है, तो आप कहोगे प्राणी होता है, मतलब पुल्लिंग है। दशा होती है कि दशा होता है, तो दशा होती है, तो स्त्रीलिंग होगा। आलू होता है कि होती है, तो आप कहोगे आलू तो होता है, तो पुल्लिंग होगा। काजू होता है कि होती है? काजू होता है, तो पुल्लिंग। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन दशा है स्त्रीलिंग है, तो ये भिन्न लिंग हो जाएगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपको देखिए ध्यान रखना है एक चीज, वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर पूछ जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर आप रचना में शब्द गिने 1 2 3, 3 शब्द हैं। मतलब रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ है,
अर्थ का मतलब क्या है, आठ से मतलब लगा लो आप, है ना। अर्थ और आठ दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी को। इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास देखा करो पूरी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको व्याख्या भी बताता हूँ। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, बताना है यहाँ पर इसमें कौन सा रस है। तो आप लोग एक काम करना, इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग भी मेहनत करना और बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।